सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले आपको भारत स्पेन की मेक इन इंडिया वाली मित्रता दिखाएंगे, जिसका नया अध्याय गुजरात में लिखा गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री के वडोदरा में भव्य रोड शो की तस्वीरें सामने आई। दोनों देशों में C295 वाली एक विशेष डील हुई। इस पर हमने एक वीडियो एल्बम तैयार की है। फिर पप्पू यादव की खबर, जो अब लॉरेंस गैंग के टारगेट पर आ गए हैं, और यह दावा खुद पप्पू यादव ने ही किया है। साथ ही गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। लेकिन लॉरेंस गैंग की रडार में अचानक से पप्पू यादव का नाम आया कैसे, ये समझेंगे। एक बड़ी खबर जनगणना पर, जो अगले साल से शुरू होगी, और बताया जा रहा है कि इस बार की जनगणना में धर्म और वर्ग के साथ संप्रदाय का भी विशेष कॉलम हो सकता है। इस पर कांग्रेस ने सरकार से कुछ सवाल पूछे, जिन पर सत्ता का कलेश भी शुरू हो गया है। फिर एक राजनीतिक कुंजी महाराष्ट्र पर, जहां कई बड़े नेताओं ने नामांकन भरा है और इनमें मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार का नाम शामिल है। लेकिन कैसे नॉमिनेशन भरने की डेडलाइन से 20 घंटे पहले भी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से महायुति तक सीटों वाला कलेश जारी है, दिखाएंगे। फिर एक दिलचस्प खबर नेपाल के 100 रुपए वाले नए नोट पर, जिसमें भारत के 3 इलाके अवैध तरीके से दिखाए जाएंगे। लेकिन कैसे ये नोट चीन प्रायोजित हैं? नेपाल ने नोट छापने का ठेका चीन की किस कंपनी को दिया है, इसकी एक एक जानकारी चौंकाने वाली है। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से भी है, जहां सुरक्षा बलों ने करीब 5 घंटे के एनकाउंटर के बाद 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने सुबह भट्टल इलाके में आर्मी एम्बुलेंस पर फायरिंग की। हालांकि अच्छी खबर तो यह है कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और भारतीय एयरलाइंस को धमकी दिए जाने के केस में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। आईटी मंत्रालय को सोशल मीडिया से डेटा मिला है, जिससे यह पता चला है कि फेसबुक, एक्स के जरिए सबसे ज्यादा धमकियां दी गई। सूत्रों के अनुसार विदेश से VPN का इस्तेमाल किया गया। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं भारत और स्पेन की मेक इन इंडिया वाली मित्रता की, जिसकी झलक आज तस्वीरों में दिखी और दोनों देशों के बीच हुए समझौते में भी दिखी। गुजरात की वडोदरा का लक्ष्मी पैलेस आज भारत और स्पेन के बीच दोस्ती का गवाह बना है, जब दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए, जब एक टेबल पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, समझौते हुए। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने व्यापार संबंधित MOU पर साइन किए। दोनों देशों में रक्षा वाले समझौते हुए, जिसमें C295 एयरक्राफ्ट के निर्माण वाली डील सबसे अहम है। आज सत्ता में इस डील को भी डिकोड करेंगे और C295 की संपूर्ण शक्ति का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले कूटनीतिक मित्रता वाला वो दृश्य देखिए, जो गुजरात के वडोदरा में रोड शो के दौरान दिखा। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक लगभग 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई खुली कार थी। इसमें पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री सवार थे। सड़क की दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग, दोनों नेता लोगों का अभिवादन कर रहे थे। रोड शो के बाद दोनों नेताओं ने टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का भी उद्घाटन किया, जहां एयरक्राफ्ट C295 का निर्माण होगा। इस निर्माण की कहानी में कूटनीतिक मित्रता और मेक इन इंडिया की प्राथमिकता कैसे है, इसे आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह जानिए कि दोनों नेताओं ने समझौतों के बाद क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए सही पार्टनरशिप जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि स्पेन के प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिली है। हालांकि एयरक्राफ्ट C295 संयंत्र के उद्घाटन के साथ दोनों देशों की साझेदारी में एक अध्याय की शुरुआत हुई है। भारत और स्पेन के बीच अर्थव्यवस्था, रक्षा, फार्मा, IT, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत, स्पेन दोनों देश वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर जोर देते हैं। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की पहली भारत यात्रा की तारीफ की और यह भी कहा कि गुजरात को त्योहारों और समारोह की भूमि माना जाता है। ऐसे में दिवाली के अवसर पर यह यात्रा अच्छी शुरुआत है। आपको बता दें, स्पेन के किसी प्रधानमंत्री का भारत दौरा 18 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत आए थे और दोनों देशों के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं।
इसकी झलक स्पेन के पीएम की बातों में भी देखने को मिली। द्विपक्षीय बैठक में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez ने जलवायु संकट, गरीबी और असमानता के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इन संकटों से निपटने के लिए भारत के प्रभाव और नेतृत्व की आवश्यकता है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में दोनों देशों की कूटनीतिक मित्रता वाली तस्वीरें देखिए। उसके बाद आज का सबसे दिलचस्प दृश्य दिखाएंगे। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। Prime Minister Modi, this is also the triumph of your vision to turn India into an industrial powerhouse and a magnet for investment and business-to-business collaboration. रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of the Indian aerospace industry and will open new doors for the arrival of other European companies. This project brings together the best of two worlds. कूटनीतिक रिश्तों की सुखद तस्वीरों के बीच एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली जिसे आज की सबसे चर्चित, सबसे दिलचस्प तस्वीर कहा जा रहा है। ये तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम के रोड शो के दौरान देखने को मिली। इस दौरान दोनों नेताओं के स्वागत में कई लोग पोस्टर और बैनर लिए खड़े थे। इन्हीं लोगों में ये दिव्यांग छात्रा भी थी जिसने हर किसी का मन मोह लिया। पीएम मोदी और स्पेन के पीएम खुद इससे मिले, बात की। दिव्यांग छात्रा के हाथ में पीएम मोदी और स्पेन के पीएम की खूबसूरत पेंटिंग थी जिस पर दोनों नेताओं की नजर गई, जिसके बाद रोड शो रोककर दोनों नेताओं ने छात्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात पर हमने सिर्फ 60 सेकंड की दिलचस्प वीडियो रील तैयार की है, आप देखिए। दोनों ही नीचे आए थे, उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने मुझसे बात की और थैंक यू कहा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने पूछा मेरा नाम पूछा, फिर कैसी हो, कहाँ से हो। स्पेन के पीएम नीचे आए तो मोदी जी ने मेरा इंट्रोडक्शन उनको दिया कि मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ती हूँ और थैंक यू कहा उन दोनों। थोड़ा सा था कि वो सर देखेंगे तो ज़रूर नीचे उतर के मेरे पास से ले गए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और अब वक्त है इस डील को डिकोड करने का जिसमें मेक इन इंडिया वाली सत्ता है। ये C295 एयरक्राफ्ट वाला समझौता भी है और साझेदारी भी। कैसे, समझिए। भारत में पहली बार निजी कंपनी सेना के लिए विमान बनाएगी और भारत स्पेन में C295 प्रोग्राम के तहत 56 विमानों के निर्माण की डील हुई है। भारत का टाटा एडवांस सिस्टम और स्पेन की कंपनी
एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच रणनीतिक भागीदारी होगी और इसके तहत शुरू में 16 C295 विमान स्पेन में बनेंगे। बाकी के 40 C295 विमान का निर्माण भारत में होगा। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में इन विमानों का निर्माण होगा। इस कॉम्प्लेक्स में C295 के निर्माण से लेकर टेस्ट तक की सुविधा है। ये मेक इन इंडिया के तहत एयरफोर्स के लिए देश का पहला एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। C295 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसकी लंबाई 80.3 फीट, विंग स्पैन 84.8 फीट, ऊंचाई 28.5 फीट है। इसकी संपूर्ण शक्ति से आपका परिचय कराते हैं। ये बहुउद्देशीय कार्गो विमान है। इस विमान को 2 पायलट उड़ाते हैं। ये 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी खासियत और ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये लगभग 10,000 किलोग्राम तक का वजन उठाकर उड़ सकता है। ये 13,533 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और लगातार 11 घंटे तक उड़ान की क्षमता है। 71 सैनिकों को ले जाने की क्षमता है। हवा में रिफ्यूलिंग की सुविधा भी है। सिर्फ 884 मीटर के रनवे से भी C295 एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकता है। इसको लैंडिंग के लिए सिर्फ 420 मीटर के रनवे की जरूरत होती है और पहाड़ी इलाकों के लिए पूरे तरीके से कारगर है। इन शक्तियों से संदेश ये है कि जंग की स्थिति में ये विमान किसी सिपाही की तरह काम करेगा। दरअसल कार्गो विमान माल ढुलाई के लिए डिजाइन किए गए विमान होते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वडोदरा में पहला एयरक्राफ्ट वर्ष 2026 तक तैयार हो जाएगा और सभी विमान 2031 तक बन जाएंगे। नोट करने वाली बात तो यह है कि भारत ने वर्ष 2021 में करीब 211 अरब रुपए में स्पेन के साथ 56 एयरबस C295 विमानों का समझौता किया था और इस समझौते का ये अगला कदम है। आज की तारीख में दुनिया के 37 देशों में C295 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां पर आपको ये भी बता दें कि C295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में इंडियन एयरफोर्स के पुराने HS-748 विमानों की जगह लेंगे। HS-748 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और मालवाहक जहाज है जिसे 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। सत्ता में अब बात उस एक धमकी की जो कथित रूप में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को दी गई है। पॉलिटिकल सर्कल में इस धमकी का ऑडियो काफी वायरल है और इसमें जान पर खतरे की मात्रा इतनी ज्यादा है कि 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क को खत्म करने का दावा करने वाले पप्पू यादव अब अपने लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एनसीपी नेता और अभिनेता सलमान खान के करीबी मित्र बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग पप्पू यादव के पीछे क्यों पड़ा है, इस पर हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए सत्ता की विस्तृत कुंजी तैयार की है जिससे आप इस खबर को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के उस ऑडियो वीडियो से जिसमें डर की मात्रा बहुत ज्यादा है। सबसे पहले बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को ऑडियो कॉल पर जो धमकियां मिली हैं उन्हें सुनते हैं, फिर आगे की बात समझेंगे। एक गलती दे रही हैं, ऊपर से दिखा रहे कि भाई इनमें गलती कोई नहीं है। हम बड़ा भाई समझ के तुझे बड़ा भाई बनाया है, ऊपर से तूने भाई के फोन ना उठाया है। जेल का जामर 10 मिनट बंद कराने के तुझे पता मिनट के लाख रुपए लग रहे हैं। मजाक समझा खत्म तो क्यों ऐसा उल्टा बोला था भाई? इतनी बात ही भाई से कहता भाई ये न्यूज वालों ने कर दिया, काट के भेज दिया। मेरा इसमें नाम ही नहीं ना काम था। वापसी फोन करेगा तो बता करिए भाई से बात करवाऊं तेरी। मसला सुलटा जितना जल्दी हो सके भाई। बिश्नोई भाई ने फोन करवाया, जैमर बंद करवा के करवाया। अब खाली हो के अकेले में फोन पे बात कर ले। सुन ले भाई की तरफ से ना तेरे कच्चे चबा दिए ना, लेकिन 3 घंटे का टाइम तेरे पीछे ना गाड़ियों। अभी आपने जो धमकी वाला ऑडियो सुना उसमें सब कुछ एक तरफा है, यानी धमकी देने वाला अपनी बात कहे जा रहा है, लेकिन इसी धमकी के दूसरे हिस्से में पप्पू यादव की तरफ से कोई बातचीत कर रहा है जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई के शूटर को कह रहा है कि पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई के रास्ते में
नहीं आएंगे। उन्होंने जो कहा था वो राजनीतिक बयान था। एक बार ये हिस्सा भी सुनिए। कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात ठीक करते है, पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे। एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें। आप बेफिक्र हम फोन नहीं करेंगे ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। इस धमकी के बाद पप्पू यादव थोड़े चिंतित हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वो अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह को लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2015 में Y+ सुरक्षा दी थी। 2019 में सुरक्षा घटाकर Y श्रेणी की कर दी गई। लोकसभा चुनाव के दौरान जान से मारने की धमकी मिली। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसलिए सुरक्षा एक बार फिर से Y श्रेणी से बढ़ाकर Z श्रेणी की जाए। पप्पू यादव ने गृहमंत्री को चिट्ठी तो लिखी ही है, साथ ही बिहार के डीजीपी आलोक राज को फोन करके पूरी जानकारी भी दी। डीजीपी ने पप्पू यादव को पूरे मामले की लिखित शिकायत पूर्णिया रेंज के आईजी से करने को कहा, जिसके बाद पप्पू यादव ने लिखित शिकायत की और अब मामले की जांच शुरू हो गई है। अब सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पप्पू यादव के पीछे ऐसे क्यों पड़ा है। दरअसल कुछ दिन पहले लॉरेंस गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद 13 अक्टूबर को पप्पू यादव के सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट हुआ था। इसमें लिखा गया था कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती देकर लोगों को मार रहा है। सब मुखदर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी कर्णी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। उनके इस पोस्ट के बाद से उन्हें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी मिलने का दावा किया गया था। हालांकि इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे लॉरेंस बिश्नोई पर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। एक बार वो बयान भी सुनिए। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू यादव के इस बयान के बाद ऐसे आरोप लगने लगे थे कि वो लॉरेंस बिश्नोई से डर गए, लेकिन ऐसा नहीं था। धमकियों की खबरों के बीच पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के पुत्र जिशान सिद्दीकी से मिलने पहुंचे, उनसे मुलाकात की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट की और उन्हें भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। पप्पू यादव ने अभिनेता सलमान खान से भी मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ फोन पर बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि सलमान खान निडर और निर्भीक हैं और वो हर परिस्थिति में उनके साथ हैं। एक राजनेता के तौर पर पप्पू यादव के ऐसे बयान और इस व्यवहार की सोशल मीडिया पर तारीफ भी हुई, लेकिन अब अचानक मिली धमकी ने थोड़ा डर का माहौल बना दिया है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे। इसे ऐसे समझिए कि काले हिरण के शिकार के लिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है, लेकिन जब वो कई बार कोशिश के बाद भी सलमान खान को नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो उसने सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी को मार दिया। अब पप्पू यादव बाबा सिद्दीकी के परिवार से करीबी जता रहे हैं, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें टारगेट कर रहा है। शायद पप्पू यादव इस सीक्वेंस को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, इसलिए वो सरकार से अपने लिए Z श्रेणी की सुरक्षा मांग रहे हैं। सत्ता में अब एक बहुत दिलचस्प जंग जो हरियाणा और राजस्थान के बीच छिड़ी हुई है, और ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है। आपने जंगे ऐलान शब्द तो कई बार सुना होगा, लेकिन इस खबर का केंद्र जंगे चालान है, यानी चालान काटने वाली वो लड़ाई जिसे लेकर हरियाणा और राजस्थान पुलिस के बीच एक रेस लगी हुई है कि कौन किसके कितने चालान काट सकता है। और फिलहाल इस रेस में हरियाणा पुलिस का स्कोर राजस्थान पुलिस से आगे चल रहा है। राजस्थान रोडवेज में हरियाणा की एक महिला कांस्टेबल का टिकट ना लेने पर चालान काट दिया गया
और इसी के बाद हरियाणा और राजस्थान के बीच ऐसा चालान वॉर शुरू हुआ जिसमें हमला भी चालान से किया गया और बदला भी चालान से लिया गया। और अब हाल ये हो चुका है कि हरियाणा की पुलिस राजस्थान की 90 बसों के चालान कर चुकी है। हालांकि अब इसका जवाब राजस्थान की ओर से भी दिया गया है और हरियाणा रोडवेज की 26 बसों के चालान काटे गए हैं। वैसे इस खबर में एक नया ट्विस्ट भी है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यह समझिए आखिर इस जंगे चालान का केंद्र क्या है। मतलब क्यों हरियाणा और राजस्थान की पुलिस के बीच एक अलग ही लेवल का खेल चल रहा है और क्यों पुलिस के द्वारा सिर्फ बसों के ही चालान काटे जा रहे हैं, रडार पर दूसरे कोई वाहन क्यों नहीं है। तो कहानी यह है कि इस विवाद की शुरुआत भी एक रोडवेज बस से ही हुई थी जो राजस्थान की थी, जिसमें हरियाणा की एक महिला पुलिसकर्मी यात्रा करने गई लेकिन टिकट लेने से इनकार कर दिया। उस महिला कांस्टेबल को बस का कंडक्टर समझाता रहा, यात्री टिकट लेने के लिए बोलते रहे, लेकिन उस महिला पुलिसकर्मी ने टिकट नहीं ली और सिर्फ 50 रुपए के लिए बस कंडक्टर और महिला पुलिसकर्मी में लंबी बहस चलती रही। बस काफी देर तक रुकी रही, यात्री परेशान होते रहे। हम पहले आपको उस वायरल वीडियो का एक छोटा सा अंश दिखाते हैं। 50 रुपए दो, धारवाड़ा जाना है। हाँ लाओ 50 रुपए दो। हैं? नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? यात्रा करनी है तो लगेंगे। आ जाओ, उतर लो। नहीं उतरना। उतर लो। नहीं उतरना भाई। हाँ उतर लो। यात्रा करनी है तो किराया दो, वरना यात्रा करनी है। क्या करना है? यात्रा करनी है। यात्रा करनी है। हाँ। 50 रुपए दो। नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? जबरदस्ती है। नहीं नहीं, क्यों चलेगा? स्टाफ चलता है। नहीं, 50 रुपए लगेंगे। जल्दी दो भाई, जब तेरे अफसर आएगा मैं बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना है। नहीं उतरना भाई, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा। किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है। नहीं दूंगी ऐसे। ना कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई जबरदस्ती नहीं है। और लेडीज जा रही है। नहीं ना कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखनी। आरोप है टिकट ना लेने की वजह से महिला पुलिसकर्मी का चालान कटा, तो इसका बदला लेने के लिए हरियाणा पुलिस ने राजस्थान से जाने वाली हर बस का चालान काटना शुरू कर दिया और चालान के पीछे पुलिस की ओर से अजब गजब दलीलें दी गई। किसी बस का चालान सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ड्राइवर ने वर्दी नहीं पहनी थी। किसी बस का चालान इसलिए हुआ कि टायर में हवा कम है। एक बस का चालान 4 सवारी ज्यादा होने की वजह से काटा गया, तो किसी पर जुर्माना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के नाम पर हुआ। हरियाणा पुलिस के इस एक्शन को देखकर राजस्थान की ओर से भी चालान वाली जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई। हालांकि अब इस पूरे विवाद को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से बात करने के बाद विवाद को सुलझा लिया गया है। लेकिन राजस्थान में बस चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर इस पर क्या कह रहे हैं, आपको एक न्यूज रील के जरिए दिखाते हैं। नॉर्मल स्पीड है और ये इसका नाजायज चालान किया जा रहा है। कल हो गए थे चालान, सभी हरियाणा रोडवेजों में कर रहे थे जयपुर में। आज क्या स्थिति है? आज तो किसी ने नहीं रुकवाया। क्या कर रहे हैं? वो अजमेर वाले फ्लाईओवर पे खड़े थे, गाड़ी से बाहर निकल गया, गाड़ी का नंबर नोट करा, रुकवाई भी नहीं गाड़ी मेरी। तो आज मतलब चालान नहीं किया आपका? अब पता नहीं, अब ऑनलाइन चालान शायद करते हैं तो मतलब वहाँ जाएगा, मेरे पास तो आएगा नहीं। 90 गाड़ियों का चालान हो गया। क्या क्या कमी निकाल रहे हैं वो? लाइसेंस मांग रहे हैं, सीट बेल्ट मांग रहे हैं और वर्दी मांग रहे हैं। ये हरियाणा रोडवेज की बस है और इस वक्त मैं रवाना हो रहा हूँ सिंधी कैंप का जो बस अड्डा है, जयपुर का बस अड्डा, यहाँ से रवाना हो रहा हूँ। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ड्राइवर ने किस तरीके से अब जो है सीट बेल्ट पहन रखी है। ड्राइवर साहब, ये सीट बेल्ट पहन के आप चल रहे हैं, पहले तो कभी देखा नहीं गया ऐसा। हम तो पहले भी सीट पहन गई चलते हैं। चालान तो लगातार हो रहे हैं। हाँ। छोटा सा विवाद था जिसको लेकर हरियाणा और राजस्थान का रोडवेज डिपार्टमेंट है आमने सामने हो चुका है। जो रोडवेज की बसों का चालान फिलहाल अभी नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी गाड़ियों का नंबर जो कि हरियाणा से राजस्थान में आ रही हैं, आज जो है इनकी गाड़ियों का नंबर नोट किया जा रहा है। चालान तो इसलिए किए जा रहे हैं कि दोनों सरकारों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये तो जरूरत ही नहीं है, सरकारी बसों का चालान हो रहा है।
हम हरियाणा वालों के चालान काट रहे हैं, वो हमारे काट रहे हैं, तो मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी है, दोनों बीजेपी के मुख्यमंत्री दोनों बात करें, इस समस्या का समाधान करें। हाँ, ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, और वो सेटल कर लिया गया। सत्ता में अब बात करते हैं नेपाल की नक्शेबाजी की, जो वो फिलहाल भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और इसका स्पॉन्सर हमेशा की तरह चीन को बताया जा रहा है। हमने आपको दिखाया था कैसे नेपाल में 100 रुपए के नए नोट पर भारत के 3 इलाके अवैध रूप से दिखाने का फैसला किया गया था, और मई में कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी भी दी गई थी। लेकिन अब इसे लेकर एक और बहुत चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। नई खबर यह है कि नेपाल ने इन नए नोट को छापने की जिम्मेदारी भी अब चीन की ही एक कंपनी को दे दी है, और नेपाल के नए नोट में वही नक्शा छापा जाएगा जिसमें भारत के 3 इलाके अवैध तरीके से दिखाए गए थे। माना जाता है कि इसके लिए नेपाल में चीन ने ही चाबी भरी, और अब जिस नोट पर नेपाल का वो विवादित नक्शा छपेगा उसकी छपाई भी चाइनीज कंपनी की प्रिंटिंग प्रेस में होगी। यानी नोट सिर्फ नेपाल का होगा, इसमें दिमाग भी चीन का होगा, कागज भी चीन का होगा, और स्याही भी चीन की होगी। नेपाल राष्ट्र बैंक ने 100 रुपए का नया नोट छापने का ऑर्डर जिस चाइनीज कंपनी को दिया है उसका नाम है चाइना बैंक नोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन। नेपाल की ओर से चीन की कंपनी को 100 रुपए के 30 करोड़ नोट छापने का ऑर्डर दिया गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार इस कंपनी ने नोट छापने का टेंडर बिडिंग के बाद हासिल किया, लेकिन भारत के लिहाज से यह खबर इसलिए जरूरी है कि नेपाल के 100 रुपए के नोट में अवैध रूप से भारत के 3 इलाके छापे जाएंगे, और इन इलाकों का नाम है लिपुलेख, लिम्पियाथुरा, कालापानी, जिन पर नेपाल फर्जी दावा करता है। अब हम आपको नेपाल का 100 रुपए का वो नोट दिखाते हैं जो बहुत जल्द बदलने वाला है। नोट में कहां पर नेपाल का नया अवैध नक्शा लगेगा, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अब ये नेपाल का वही नोट आपके सामने है, और नेपाल का वो विस्तारवादी ये नोट जो इस नोट के पहाड़ वाले हिस्से पर नेपाल, ये जो रेड हाइलाइटेड एरिया इस वक्त आपके सामने है, नोट के पहाड़ वाले हिस्से पर ही नेपाल अपना नक्शा लगाएगा। यहां पर नेपाल का नया नक्शा नजर आएगा जिसमें भारत के 3 इलाकों पर फर्जी दावा किया गया था। जिस नक्शे को इस नोट में लगाया जाएगा उसे वर्ष 2020 में नेपाल ने संविधान संशोधन के बाद 18 जून 2020 को जारी किया था, और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया था, और माना तो यही जाता है कि नेपाल की इस हरकत का रिमोट बीजिंग से दबाया गया था। अब फिलहाल आप ये भी कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से नेपाल चीन का नया खिलौना है। वैसे तो भारत के साथ नेपाल की सीमा 1850 किलोमीटर की है, लेकिन जिस जमीन को लेकर विवाद है, अब ये आपके सामने इंफॉर्मेशन वॉल पर मैप के आधार पर रख रहे हैं, क्योंकि करीब ये 300 वर्ग का वो 300 किलोमीटर का ये वो इलाका है, वो टुकड़ा है जहां पर लिम्पियाथुरा, काला पानी और लिपुलेख है। अब यही नक्शे के तौर पर नए नोट में नजर आने वाला है, जो है भारत का हिस्सा, लेकिन नेपाल की गिद्ध दृष्टि इस पर है, और इसके पीछे भी दिमाग किसका है? चीन का। हालांकि अब यह भी जान लीजिए, दरअसल भारत, नेपाल और चीन सीमा से लगे इलाके में नदियों से मिलकर बनी एक घाटी है, जो नेपाल और भारत में बहने वाली महाकाली नदी का स्थल है, और इस इलाके को काला पानी भी कहते हैं। यहीं पर लिपुलेख दर्रा भी है, और यहां से उत्तर पश्चिम की तरफ कुछ दूरी पर एक और दर्रा है जिसे लिम्पियाथुरा कहते हैं। अब नेपाल का तो यह कहना है कि महाकाली नदी की मुख्य धारा लिम्पियाथुरा से शुरू होती है, ऐसे में इसे ही उद्गम स्थल माना जाएगा, और इस आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और काला पानी नेपाल का हिस्सा हुए। वहीं भारत का यह कहना है कि महाकाली नदी की सभी धाराएं काला पानी गांव में आकर मिलती हैं, ऐसे में इसे ही नदी का उद्गम स्थल माना जाएगा, और इस आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाथुरा और काला पानी भारत के हिस्से में है। हालांकि भारत के अनुसार सुगौली संधि में भी मुख्य धारा को नदी माना गया था। अंग्रेजों और नेपाल के गोरखा राजा के बीच 1816 में हुए सुगौली समझौते में महाकाली नदी के जरिए भारत नेपाल के बीच सीमा तय की गई थी, जिसमें काली नदी के पश्चिमी क्षेत्र को भारत का इलाका माना गया, जबकि पूर्व में पड़ने वाला इलाका नेपाल का हो गया। लेकिन मौजूदा वक्त में काली नदी का उद्गम स्थल क्या है, यानी ये सबसे पहले कहां से निकलती है, इसे लेकर नेपाल गलत दावा करता है। भारत पूर्वी धारा को
काली नदी का उद्गम स्थान मानता है, वहीं नेपाल पश्चिमी धारा को उद्गम धारा मानता है और इसी आधार पर वो भारत के इलाके अपने होने का गलत दावा करता है। और आपको एक खास परिस्थिति में डालते हैं। सोचिए कि किसी क्रिकेट मैच में टॉस होने वाला हो, लेकिन दोनों में किसी टीम का प्लेइंग 11 ही तय नहीं हो पा रहा हो, तो होगा क्या? महाराष्ट्र में यही स्थिति है। कल नामांकन की आखिरी तारीख है। मंगलवार 3 बजे के बाद महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। यानी महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के पास अब सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के लिए सिर्फ 20 घंटे का वक्त शेष है। लेकिन संकट यह है कि ना तो महायुति में सीट बंटवारे का अंतिम ऐलान हुआ है और ना ही एमवीए में, जिसके कारण महायुति 28 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई और 19 सीटों पर एमवीए ने अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक महायुति में बीजेपी ने 146 उम्मीदवार, शिवसेना शिंदे गुट ने 65 उम्मीदवार और एनसीपी अजीत पवार ने 49 उम्मीदवार घोषित किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, जिसमें 17 सीटों पर विवाद है। वहीं एमवीए में कांग्रेस ने 99 उम्मीदवार, शिवसेना यूबीटी 87 उम्मीदवार और एनसीपी ने अब तक 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सूत्रों के मुताबिक एमवीए में 19 सीटों पर अभी काफी विवाद है। एमवीए और महायुति के दल अंतिम सीटों के बंटवारे पर अंतिम आंकड़े तो नहीं दे रहे, लेकिन कह रहे हैं कि उम्मीदवारों के ऐलान में कोई रुकावट नहीं है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला आज तक सामने नहीं आया है। ऐसे में सारे उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही ये पता चलेगा कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कल साफ कह दिया था कि अब कोई चर्चा नहीं होगी, चर्चा की फाइल पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। सीटों का बंटवारा भले नहीं हुआ, लेकिन नामांकन दाखिल हो रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई बड़े नेताओं ने आज नामांकन दाखिल किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने खोपरी पंचपखड़ी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। इस सीट से शिवसेना यूबीटी ने आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे को चुनावी मैदान में उतारा है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने राज्य की बारामती विधानसभा सीट नामांकन दाखिल किया है और इसके अलावा नवाब मलिक की बेटी सना मलिक ने अणुशक्ति नगर से और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने माहिम सीट से नामांकन भरा है। ये थाना ये हमेशा भगवा था, भगवा है, भगवा रहेगा। मुख्यमंत्री जी का फॉर्म हम भर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी रिकॉर्ड वोटों से आएंगे, अपने ही पुराने रिकॉर्ड को वो तोड़ेंगे। थाना में 3 सीटें, 2 शिवसेना 1 बीजेपी, ये प्रचंड मतों से आएगी। थाना ये हमारी महायुति के पीछे ही होगा। मुख्यमंत्री को शक्ति प्रदर्शन की जरूरत पड़ती है। उनके चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री जो है राज्य के, उनको शक्ति प्रदर्शन दिखाने की जरूरत पड़ती है। ये सबसे बड़ी बात है। हमको गारंटी है दादा चाहने वाले बारामती में, दादा से और कोई नहीं आने वाला। हमारे दादा चाहने वाले बारामती में। एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया, वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। I never made it personal because for me it's an ideological fight. It's not the person. I'm fighting against the policies of government of India. I'm fighting against the policies of government of Maharashtra. तो फिलहाल हूटर बच चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप पर ग्रेनेड से हमला, पेट्रोल पंप मालिक को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, 5 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की। विदेशी नंबर से फोन और मैसेज किया गया, फिरौती नहीं देने पर पूरे परिवार को मारने की धमकी।